नमस्कार मित्रों। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना है कि उन्हें परीक्षाओं में कुछ ऐसे प्रश्नों की आवश्यकता पड़ती है जो इतिहास से संबंधित होते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो बीए एमए कर रहे हैं उन्हें भी कुछ प्रश्नों की आवश्यकता होती है। तो मैंने ये सोचा है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में धीरे धीरे एक एक करके मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। इस कड़ी में आज जो टॉपिक लिया है, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, काजेज ऑफ राइज ऑफ नाजिज़म इन जर्मनी, अर्थात जर्मनी में नाजीवाद का उदय। मित्रों, आपने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा होगा। प्रथम महायुद्ध में जर्मनी बुरी तरह पराजित हुआ था। हालांकि जब बिस्मार्क का युग था, बिस्मार्क ने जर्मनी को चारों ओर से सुरक्षित कर दिया था, बहुत सारी गुप्त संधियां की थी उन्होंने। और लेकिन आगे चल कर के जब वहाँ का सम्राट कैसर विलियम बना तो बिस्मार्क को सिंहासन त्यागना पड़ा, और कैसर विलियम की जो विश्व राजनीति थी वो बहुत ही उग्र थी। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में बढ़ चढ़ के भाग लिया, लेकिन उसे पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बारे में कहा जाता है कि जो जर्मन शेर था वो उसे पिंजरे में कैद कर लिया गया, और फ्रांस ने उसको कैद करने में और उसको चाबुक फटकार करके एक तरह से पालतू बनाने में रिंग मास्टर की भूमिका निभाई। अतः इस रूपक से समझा जा सकता है कि जर्मनी की क्या दशा हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और जर्मनी एक घायल शेर की भांति तड़प रहा था, और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था, जर्मनी की जनता को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है जर्मनी के साथ। कैसर विलियम को सिंहासन त्यागना पड़ा। जर्मनी की सेनाएं युद्ध में हार चुकी थी। मिलिट्री कोलैप्स ऑफ जर्मनी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉलोड बाय ए पीरियड ऑफ एनार्की एंड कन्फ्यूजन। तो जर्मनी के हार के बाद जर्मनी में एक तरह से अराजकता का साम्राज्य व्याप्त हो गया था, और कन्फ्यूजन यानी संशय चारों तरफ व्याप्त हो गया था। कैसर विलियम को सिंहासन त्यागना पड़ा। ऐसी स्थिति में जर्मनी में एक नए प्रकार की सरकार की स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो पेरिस में शांति संधियां हो रही थी तो उसमें बहुत ही अपमानजनक संधि के ऊपर हस्ताक्षर करना पड़ा। तो इस तरह से देखा जाए तो जर्मनी ने विधिवत आत्मसमर्पण कर दिया था, और जर्मनी की इस पराजय ने जर्मनी को कुंठित कर दिया था, और वहाँ का जो नेतृत्व था वो घोर निराशा में डूबा हुआ था, घोर अवसाद में डूबा हुआ था, और जनता जो थी वो क्षोभ से और आक्रोश से भरी हुई थी। जर्मनी ने विश्व युद्ध के पहले जो सपने देखे थे उसके वो सपने चूर चूर हो गए थे, और युद्ध के बाद उसे बेचैनी और छटपटाहट के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो जैसा कि मैंने अभी कहा, जर्मनी में एक रिपब्लिकन सरकार की स्थापना हो गई, और लेकिन ये सरकार भी लोगों को उनके दुख दर्द से छुटकारा दिलाने में असमर्थ नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि बीच बीच में कई बार प्रयास हुए, जैसे 1920 ईस्वी में एक बार प्रयास हुआ डॉक्टर कैप के द्वारा, जो कि जनतंत्र का विरोधी था, जनतंत्र के विरोधियों का नेतृत्व कर रहा था। उसने कोशिश की कि इस सरकार को अपदस्थ कर दिया जाए, लेकिन वो उसे सफलता नहीं मिली। इसी तरह से 1923 में ल्यूडेनड्रॉफ के द्वारा भी प्रयास किया गया, और लेकिन उसमें भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो इस तरह से
इन घटनाओं से इतना तो पता चल ही जाता है कि जर्मनी में सब कुछ सही नहीं था। वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार थी, रिपब्लिकन या गणतांत्रिक सरकार थी, उससे वहाँ के लोग संतुष्ट नहीं थे, बेचैन थे लोग जो है। और आर्थिक मंदी ने और भूख, अपमान, निराशा, निर्धनता, अनादर, तो इन सब बातों ने जर्मनी के लोगों का दुख दर्द और बढ़ा दिया था। और ऐसी स्थिति में अब जर्मनी के लोग अपेक्षा कर रहे थे कि कोई नया व्यक्ति ऐसा हो, वो सामने आए और जर्मनी के लोगों के लिए एक मसीहा बने और उनके दुख दर्द में हिस्सा बटाए और उनको इस विपत्ति से बाहर निकाले। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल का उत्थान हुआ और आगे चल कर के यही नाजी दल सत्तारूढ़ हुआ। और इस दल की जो विचारधारा थी, उसी विचारधारा को नाजीवादी विचारधारा कहा जाता है। फांसीवादी विचारधारा की तरह नाजीवाद भी सर्वसत्तावाद या टोटलिटेरियनिज्म में विश्वास रखता था और यहाँ राष्ट्र ही सर्वोपरि होता था, राज्य सर्वोपरि होता था, उससे बड़ा कोई नहीं होता था। तो मित्रों, नाजीवाद के उदय के लिए बहुत सारे कारण बताए गए हैं। उन कारणों पर चर्चा करने से पहले हम कुछ इतिहासकारों के विचार जान लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे एफ.एल. शूमा हैं, एफ.एल. शूमा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अच्छे विद्वान हैं। उन्होंने लिखा है कि 1933 ईस्वी में जर्मन राजनीति में एक नवीन तथा विनाशकारी युग का आरंभ हुआ। फ्रांस द्वारा जर्मनी को अधिक सुविधाएं देने से इनकार के फलस्वरूप हिटलर का उत्कर्ष हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो शूमा सीधे सीधे जो हिटलर का जो शासन है या जो नाजीवादी शासन है उसको विनाशकारी युग की संज्ञा देते हैं। तो नाजीवाद और फांसीवाद दोनों लगभग समान विचारधारा थे, लेकिन नाजीवाद फांसीवाद का अधिक गतिमान जर्मन संस्करण कहा जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध ने जर्मनी के नगरों का विनाश तो किया ही था, लेकिन जर्मन मस्तिष्क को भी पूरी तरह से इस युद्ध ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि जितना नुकसान जो भौतिक रूप से हुआ था जर्मनी को, उससे ज़्यादा जर्मनी के मस्तिष्क को पूरी तरह से इस युद्ध ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। जर्मन समस्या वास्तव में अगर देखा जाए तो असली समस्या की जड़ जो थी वो वर्साई की संधि थी। वर्साई की संधि, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, हार्श एंड वन साइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस। ये जो संधि थी वर्साई की, ये बहुत ही कठोर थी और एक पक्षीय संधि थी। मित्र देशों ने मिलकर के जर्मनी को एक तरह से पूरी तरह से कंगाल कर दिया था। जर्मनी से उसके सारे उपजाऊ प्रदेश छीन लिए, उसके जो संसाधनों, आर्थिक संसाधनों से युक्त जो प्रदेश थे वो सब छीन लिए गए। उसके अलावा उसके ऊपर बहुत भारी जुर्माना थोप दिया गया जो कि जर्मनी की 7 पीढ़ियाँ भी चुकाने में समर्थ नहीं थी। जर्मनी की सैन्य शक्ति घटा दी गई और बहुत कम कर दी गई, सीमित कर दी गई, निशस्त्रीकरण कर दिया गया पूरा उसका। तो जर्मनी में वास्तव में वर्साई की जो संधि थी, वर्साई की संधि ने जर्मनी में लोगों का आक्रोश बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तक कि जब जर्मनी को ये अपमानजनक संधि के ऊपर जब दस्तखत कर रहा था जर्मनी, तो जो दस्तखत करने के लिए जो व्यक्ति, जो प्रतिनिधि जर्मनी से गए थे,
उन्होंने ये कहा था कि काश इस समय कोई मेरा हाथ काट लेता तो मैं इस अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने से बच जाता। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो वर्साय की संधि को हिटलर के अभ्युदय का या नाजीवाद के अभ्युदय का कारण नहीं मानते हैं। उनमें ई लिप्सन साहब प्रमुख है। ई लिप्सन साहब की पुस्तक है यूरोप इन द 19th एंड 20th सेंचुरी, जिसमें वो ये कहते हैं, कुछ अपने तर्क देते हैं। वो ये कहते हैं कि वर्साय की संधि के 14 साल बाद राष्ट्रीय सोशलिस्ट लोगों के हाथ में सत्ता आई। राष्ट्रीय सोशलिस्ट पार्टी हिटलर की पार्टी का नाम था पहले, जो बाद में नाजी पार्टी हो गई। तो उनका ये कहना है कि 14 साल लग गए सत्ता पाने में, तो अगर वर्साय की संधि ही इसका कारण थी तो सत्ता उनको तुरंत मिलनी चाहिए थी। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि युद्ध के कुछ वर्षों बाद जब जर्मनी की प्रतिष्ठा बहुत कम थी तो इन लोगों की प्रवृत्ति जहाँ की तहाँ रुकी हुई थी। इसके अलावा लिप्सन साहब कहते हैं कि जर्मनी को अपना सम्मान वापस मिल गया था। लोकार्नो संधि के बाद वह राष्ट्र संघ का भी सदस्य बना लिया गया था। भले ही देर से राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया गया उसको, लेकिन बना लिया गया। इसके अलावा वो कहते हैं कि जिस भूमि पर विदेशियों का अधिकार था उसे 1936 ईस्वी तो 1930 ईस्वी तक खाली कर दिया गया था, और 1932 तक यह भी मान लिया गया था कि शस्त्रों के मामले में जर्मनी सब देशों के ही समान है। अतः वर्साय की संधि हिटलर के उत्थान का मुख्य कारण नहीं किंतु गौर कारण हो सकती है, सेकेंडरी रीज़न हो सकता है, यह ऐसा मानना है लिप्सन साहब का। लेकिन विद्वानों ने लिप्सन के इस तर्क का प्रतिवाद किया है। बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि यदि 1919 में ही जर्मनी नाजियों को सत्ता सौंप देता तो इसका मतलब ये था कि फिर से युद्ध प्रारंभ हो जाता पुनः, क्योंकि जो नाजी पार्टी थी वो बहुत उग्र विचारधारा की पार्टी थी। अगर इसलिए उसको तुरंत सत्ता मिली होती तो कुछ न कुछ खुराफात वो जरूर करते, कहीं न कहीं युद्ध जरूर प्रारंभ होता। तो इसीलिए जो है इतिहासकारों का मानना है कि जर्मनी की जनता ने पर्याप्त समय दिया, सोचा समझा, पर्याप्त समय लिया, सोचा समझा, और काफ़ी सोच समझ करके धीरे धीरे फिर उन्होंने हिटलर को सत्ता सौंपी। जैसे जैसे मित्र राष्ट्रों की शंका जर्मनी के प्रति कम हुई, उसी अनुपात में जर्मनी का आक्रोश भी बढ़ता गया, और इस बीच जर्मनी अपने पुनर्निर्माण में लगा रहा। कुछ इतिहासकारों ने अलग तरह के मत व्यक्त किए हैं नाजीवाद के उदय के लिए। जैसे जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारणों को लेकर प्रोफेसर एलन बुलक अपनी पुस्तक हिटलर अ स्टडी इन टिरैनी में कहते हैं कि राष्ट्रीय समाजवादी दल की सफलता में हिटलर के व्यक्तित्व का बड़ा योगदान था। और वो ये कहते हैं कि राजनीति के अविवेकी तत्वों पर उसका अधिकार, अपने प्रतिद्वंदियों को समझ सकने की उसकी सूक्ष्म दृष्टि, राजनीतिक समस्याओं के सरलीकरण की उसकी योग्यता, यथोचित कार्यवाही करने की उसकी क्षमता, और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जोखिम उठाने की उसकी इच्छा उसकी सफलता के कारण थे। यानी कि अगर प्रोफेसर एलन बुलक के मत को हम स्वीकार करें तो नाजीवाद के उदय के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार अगर कोई बात थी तो वो था हिटलर का अपना व्यक्तित्व। और क्यों? क्योंकि हिटलर जो था, जैसा कि वो कहते हैं कि राजनीति के अविवेकी तत्वों पर उसका अधिकार था। वो ये कहते हैं कि वो अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने विरोधियों को बहुत अच्छी तरह से समझता था। उसकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म थी। राजनीतिक समस्याओं के सरलीकरण की भी उसके अंदर बड़ी क्षमता थी।
और यथोचित कार्रवाई करने की उसकी क्षमता थी। वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह कोई भी जोखिम उठा सकता था, किसी भी स्तर तक जा सकता था। तो ये सब बातें भी थी। निश्चित रूप से हिटलर का व्यक्तित्व जिम्मेदार था नाजीवाद के उदय के लिए, और इसमें कोई संशय नहीं है। उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था, वो बहुत लंबे लंबे भाषण दे सकता था, और साथ ही साथ कितनी भी भीड़ हो, भीड़ को सम्मोहित कर लेने की उसके अंदर कला थी। वो इस तरह का नेता था कि उसके इशारे पे हमेशा लाखों लोग उसके पीछे चलने के लिए तैयार रहते थे। तो इस तरह की बात उसके व्यक्तित्व में थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म एंड चौविनिस्ट फोर्सेस इन जर्मनी। जर्मनी में उग्र राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवादी तत्वों का विस्तार हो रहा था, और कुंठित एवं उग्र राष्ट्रवाद को भी इतिहासकार नाजीवाद के उदय का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। जर्मनी हमेशा से एक राष्ट्रवादी रहा है। जर्मन राष्ट्र के रूप में बिस्मार्क के समय से ही जर्मनी अपने आप को बहुत सक्षम मानता रहा है, और जर्मनी ये मानता रहा है कि जहाँ जहाँ भी जर्मन पॉपुलेशन है, जिन देशों में भी, और हर जगह जो है वो अपना विस्तार भी करना चाहता था, और उसने किया भी था। तो अंग्रेज इतिहासकार AJP टेलर, जिन्होंने विश्व युद्धों पे बहुत गहराई से अध्ययन किया है, दोनों विश्व युद्धों पे, और फ्रांसीसी इतिहासकार एडमंड परमिक और अमेरिकी इतिहासकार विलियम एल शायरर, ये तीनों इतिहासकार, जो तीनों बड़े इतिहासकार हैं, AJP टेलर, एडमंड परमिक और विलियम एल शायरर, ये तीनों ही ये मानते हैं कि कुंठित राष्ट्रवाद नाजीवाद के अभ्युदय का प्रमुख कारण था। इनका कहना है कि जर्मनी का राष्ट्रवादी चरित्र और जर्मनी की परंपरा, राष्ट्रवादी परंपरा और राष्ट्रवाद में उसका अटूट विश्वास, उग्र राष्ट्रवाद में विशेष रूप से, यही हिटलर के अभ्युदय का प्रमुख कारण बना। GDH कोल भी जो है उग्र राष्ट्रवाद को नाजीवाद के उदय का कारण मानते हैं। जर्मन लोग अपने को सर्वश्रेष्ठ आर्य जाति की संतान समझते थे, और वर्साय की संधि से उनकी इस परंपरा पर, उनके इस विश्वास पर कुठाराघात हुआ। उन्हें बड़ा अपमान महसूस हुआ, क्योंकि वो अपने आप को यूरोप में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तो इससे जो कुंठा उपजी, तो इससे उपजी कुंठा ने उनकी राष्ट्रवादी भावना को आहत किया, उनके अंदर अवसाद भर दिया, और ये राष्ट्रवादी भावना जो थी उनकी और उग्र हो गई और तीव्र हो गई समय के साथ। जैसे कि यचकार भी लिखते हैं कि उत्तेजना के उन क्षणों में मित्र राष्ट्रों की सरकारों ने यह नहीं सोचा कि जबरदस्ती अपराध स्वीकार करवाने के फलस्वरूप जर्मनी में तीव्र विरोध की भावना फैले बिना नहीं रह सकती। जर्मनी से जबरदस्ती अपराध स्वीकार करवाया गया था, क्योंकि जर्मनी के सामने उस समय कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने संधियों पर हस्ताक्षर कर दिया था। लेकिन जैसा कि यचकार कहते हैं कि मित्र राष्ट्रों को उस समय सोचना चाहिए था कि आगे चल कर के इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो जर्मनों के स्वभाव से परिचित नहीं थे। निश्चित रूप से जर्मनों के स्वभाव से वो परिचित रहे होंगे। तो मित्र राष्ट्रों में भी युद्ध अपराध संबंधी यथार्थता को बाद में अनुभव किया गया, और लेकिन अनुभव तो उन्होंने किया, लेकिन उसे कभी विधिवत रद्द नहीं किया, और संधि के साथ ही नष्ट होने के लिए उसे छोड़ दिया। तो जर्मनी को वर्साय की संधि ने पंगु बना दिया था। वह हताश था,
और जिसकी निराशापूर्ण झलक स्पेंगलर दार्शनिक इतिहासकार हैं वो स्पेंगलर की पुस्तक डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में मिलती है। स्पेंगलर साहब लिखते हैं कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ, ध्यान दीजिएगा, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जाति को अपमानित होना पड़ा और उनको हिटलर विकल्प के रूप में मिला। तो ऐसा स्पेंगलर साहब का, जो कि एक दार्शनिक इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ जाति को अपमानित होना पड़ा और उन्हें हिटलर विकल्प के रूप में मिला। एक और कारण जो बताया जाता है वो ये कि मध्य वर्ग की कमजोरी, वीकनेसेस ऑफ द मिडिल क्लास एंड इट्स सपोर्ट टू नाजी पार्टी। तो मध्य वर्ग किसी भी समाज का एक विशेष वर्ग होता है और उसकी बड़ी अपेक्षाएं होती हैं, बड़ी आकांक्षाएं होती हैं अपनी सरकारों से। और वाइमर गणतंत्र जो था वो एक तरह से सरकारी प्रयोगशाला बन गया था और उनके समय में जो ये मध्य वर्ग था, इस मध्य वर्ग की आशाएं और अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। जो उनकी कठिनाइयां थी, उन कठिनाइयों को दूर करने में वाइमर गणतंत्र सफल नहीं हुआ। उनका जो ऐसी स्थिति में जो है वो एक स्थिर, सक्षम और शक्तिशाली सरकार देने में नाकाम साबित हुए। नतीजा ये हुआ कि जो मध्य वर्ग था, जो मिडिल क्लास था, वो एक विकल्प की तलाश करने लगा। अब अगर आप मार्क्सवादी इतिहासकारों की बात करें तो मार्क्सवादी इतिहासकार मॉरिस डॉब, ऑटो ब्योर और GDH कोल, ये लोग जाने माने मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। इनका ये कहना है कि समाजवाद के डर से मध्य वर्ग ने नाजी पार्टी से समझौता कर लिया। इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा मित्रों कि समाजवाद के डर से मध्य वर्ग ने नाजी पार्टी से समझौता कर लिया। उस समय इटली में और जर्मनी में, दोनों जगहों पे जो समाजवादी दल थे वो काफ़ी सक्रिय थे, साम्यवादी दल आप कह लीजिए। और हिटलर और मुसोलिनी दोनों पहले समाजवाद की तरफ उनका झुकाव था, लेकिन बाद में वो उसके बहुत बड़े विरोधी हो गए थे। तो यही कारण है कि जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं उन्होंने सीधे सीधे ये आरोप लगाया है कि समाजवाद से मध्य वर्ग डर गया था और यही कारण था कि उन्होंने नाजी पार्टी से समझौता कर लिया था, नाजीवाद से समझौता कर लिया था। हेरल लास्की भी लिखते हैं, बहुत मशहूर इतिहासकार रहे हैं, वो भी लिखते हैं हेरल लास्की कि जब जब मध्य वर्ग को चुनौती दी गई है तब तब फांसीवाद का जन्म हुआ है। मध्य वर्ग को जब जब चुनौती दी गई है तब तब फांसीवाद का जन्म हुआ, ऐसा नहीं है। अगर आप पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो इस मत को मानना ज़रा मुश्किल लगता है, क्योंकि मध्य वर्ग तो हर देश में होता है, तो और हर देश में मध्य वर्ग को चुनौती मिलती रहती है। आप भारत का उदाहरण ले लीजिए, भारत का मध्य वर्ग भी इस समय बहुत बड़ी चुनौतियां झेल रहा है, तो क्या वो फांसीवाद को स्वीकार कर लेगा? तो मॉरिस डॉब के अनुसार किसी देश में अगर सशक्त मध्य वर्ग हो, पूंजीवाद के सारे रास्ते बंद हो गए हों, सशक्त किंतु जागृत विहीन सर्वहारा वर्ग हो, तो तानाशाहों का ऐसे देश में जन्म होता है। ऐसा मार्क्सवादी इतिहासकार मॉरिस डॉब का मानना है। ऑटो ब्योर उसको और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यह निम्न मध्य वर्ग का आंदोलन है जिसका साथ कृषक वर्ग देता है। तो इसी तरह से गोलोमान ने भी मॉरिस डॉब के मत का खंडन, गोलोमान ने मॉरिस डॉब के मत का खंडन किया है। वो ये कहते हैं कि उच्च मध्य वर्ग ने तो 1931 के बाद ही नाजी पार्टी को समर्थन दिया और हिटलर 1933 में सत्ता में आया, तो इतनी जल्दी का समर्थन ये नहीं कहा जा सकता कि साल भर पहले समर्थन दिया और वो कारण हो गया नाजीवाद के उदय का। तो
यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं और जो दूसरे इतिहासकार हैं उनके मतों में अंतर है। मार्क्सवादी इतिहासकार सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि समाजवाद के डर से मध्य वर्ग ने नाजी पार्टी के हाथ में सत्ता सौंप दी, जबकि जो उनके विरोधी इतिहासकार हैं वो इसका खंडन करते हैं। वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, इतने दिनों तक जो है समाजवादी पार्टी तो बहुत दिनों से थी जर्मनी में, और बरसों तक जर्मनी के लोगों ने समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम को देखा, समझा, परखा, जाना, और उसके बाद उन्होंने उसको नकारा क्योंकि उनको ये लगा कि हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो इसलिए ये कहना गलत है कि समाजवादी पार्टी के डर से मध्य वर्ग ने समझौता कर लिया तानाशाही के साथ। वास्तव में वर्साय की संधि के बाद दो वर्ग ऐसे थे, एक सेना और एक पूंजीपति वर्ग, जो कि तानाशाहों के अभ्युदय को रोक सकते थे, लेकिन दोनों ही समाजवाद और लोकतंत्र के विरोधी थे। अतः हिटलर ही इनके लिए एक विकल्प बचा था जिसे उन्होंने चुना। अब आप यहाँ देख लीजिए, सेना में बहुत आक्रोश था और उस आक्रोश को भुनाया किसने? हिटलर ने। हिटलर ने जो है, जो सैनिक थे जो विश्व युद्ध में लड़े थे, उनको उसने आमंत्रित किया कि आप आइए, हमारे पार्टी में शामिल होइए, हमारे साथ आइए, हम आपके दुख दर्द को दूर करेंगे। तो उन्हें हिटलर में ही मसीहा दिखाई दिया। इसी तरह से जो पूंजीवादी लोग जो है, उन्होंने ये सोचा था कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में हमारी उन्नति होगी, तरक्की होगी, लेकिन उनको इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिला नहीं जैसा कि व्यापार वाणिज्य के लिए चाहिए, इसलिए वो भी नाराज़ थे। और हिटलर उन्हें ये सब कुछ देने की बात कहता था, तो इसलिए उन्होंने भी उसका समर्थन किया। मित्रों, इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण नाजी पार्टी के अभ्युदय का था, वो था 1929-33 के बीच का जो आर्थिक संकट था। तो ये आर्थिक संकट, घोर आर्थिक संकट 1929 से 1933 में एक विश्वव्यापी मंदी आ गई थी, जो कि केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि इसने अमेरिका, यूरोप और दुनिया के बाकी सारे देशों को तबाह कर दिया था। हर तरफ त्राही त्राही मची हुई थी, क्रय शक्ति घट गई थी, उत्पादन नहीं हो रहा था, कल कारखाने नष्ट हो गए थे, लोग बेरोजगार हो गए थे, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही थी, तो बहुत सारी समस्याएं थीं। बैंक जो था उनके दिवाला निकल गया था, बैंकों का तमाम बातें थी। और इस घोर आर्थिक संकट का नाजीवाद के उदय में प्रमुख भूमिका थी, और यह नाजीवाद के उदय का एक प्रमुख कारण था, ये निर्विवाद है। आप देखें कि इकोनॉमिक क्राइसिस बिटवीन 1929-1933, every class of people in Germany, rural people, laborers, capitalists, traders, common man, had to face this crisis. Political upheavals often have their roots in economic problems. तो मित्रों, जर्मनी में चाहे लोग ग्रामीण लोग हों, किसान हों, मजदूर हों, पूंजीपति हों, व्यापारी हों, सर्वसाधारण वर्ग के लोग हों, सभी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। और ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिक उथल पुथल की जो जड़ें होती हैं वो प्रायः आर्थिक समस्याओं में देखी जा सकती हैं, आर्थिक समस्याओं में परिलक्षित की जा सकती हैं। हिटलर कहता था कि जनता की दुर्दशा का कारण वह सरकार है जो साम्राज्यवादियों के सामने घुटने टेक चुकी है। कौन सी सरकार? यानी वाइमर गणतंत्र, जो कि विश्व युद्ध के बाद जो लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। तो हिटलर का कहना था कि जनता की दुर्दशा का कारण वह सरकार है जो साम्राज्यवादियों के आगे घुटने टेक चुके। साम्राज्यवादी कौन? जिन्होंने जर्मनी के ऊपर इतनी कठोर शर्तें ला दी थी, वो साम्राज्यवादी देश, मित्र देश जो थे। बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, भुखमरी फैली हुई थी और महंगाई बहुत बढ़ गई थी। शूमा कहते हैं कि लोकतंत्र का आधार विवेक होता है, और जब
यह लोगों से छिन जाता है तो लोग अधिनायकवाद को स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आदमी तरह तरह के कष्ट, आर्थिक रूप से विपन्न था, राजनीतिक रूप से विपन्न था, तो इस विपन्नता की स्थिति में विवेक का नष्ट होना स्वाभाविक था। और जैसा कि शूमा कहते हैं कि जब विवेक नष्ट हो जाता है तो लोग अधिनायकवाद को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो आर्थिक मंदी ने यही काम किया। आर्थिक मंदी ने लोगों का विवेक नष्ट कर दिया। फ्रायड, जो कि जाने माने मनोविश्लेषक थे, साइको एनालिसिस उनकी बड़ी मशहूर किताब है, उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से इस समस्या को देखने का प्रयास किया है। उनका ये कहना है कि जब मानव हतोत्साह एवं निराश हो जाते हैं तो पशुता एवं अहंग भाव को अपना लेते हैं। यानी कि निराशा जो है, वो निराशा और हताशा वो पशुता और अहंकार को जन्म देती है। इसी को इतिहासकारों ने नैतिक बीमारी और पहचान का संकट कहा है। तो जर्मनी के लोगों में एक नैतिक बीमारी हो गई थी, यानी कि उनको घोर निराशा ने और हताशा ने उनके सोचने समझने की शक्ति नष्ट कर दी थी। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो समझना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। दूसरी बात, उनके सामने पहचान का संकट उपस्थित हो गया था। वो उन्हें पता ही नहीं था कि हम कौन हैं, क्या हैं और आगे क्या होंगे, हमारी क्या स्थिति होगी, भविष्य क्या होगा, तो इस तरह से हमारी हैसियत क्या होगी। तो पहचान का संकट भी लोगों के समक्ष था। तो इन्होंने नाजीवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Germans' craze for militarism, anti-Semitic policy of Hitler, persecution of Jews and communists. Jews were boycotted and dismissed from all public offices. Marxian propaganda was banned and communist trade unions were broken up and their funds confiscated. तो मित्रों, कुछ और कारण थे नाजीवाद के उदय के। जर्मनों का जो क्रेज़ था सैनिकवाद के प्रति एक बहुत बड़ा कारण था कि वो लड़ने भिड़ने से कभी नहीं डरते थे, वो युद्धों से कभी नहीं डरते थे। सैनिकवाद में उनकी बड़ी गहरी आस्था थी, जैसा कि आपने प्रथम विश्व युद्ध में भी देखा होगा कि किस तरह से जो है वो पागल हो रहे थे। उसके अलावा उन्होंने हमेशा वीर नायकों की पूजा की है। वहाँ हमेशा वीर नायकों और सैन्यवाद को पूजा, कह सकते हैं कि जर्मनी सदैव से ही वीर नायकों और सैन्यवाद का पुजारी रहा है। नाजी विचारधारा जर्मन विचारधारा का निचोड़ है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिटलर जर्मनी के इतिहास की देन था। यानी जर्मनी में पहले से ही इस तरह की उग्र विचारधारा, सैन्यवादी विचारधारा और नायकों की पूजा करना, ये सब विद्यमान थी। तो कोई नई बात नहीं थी, इसी का निचोड़ था नाजीवाद भी। और हिटलर जो है, इसीलिए कहते हैं बहुत सारे इतिहासकार कि हिटलर तो जर्मनी के इतिहास की ही देन था। उसने यहूदी विरोधी नीति अपनाकर जातीय परंपरा को अपने पक्ष में बनाया। यहूदी विरोधी नीति अपनाई, जर्मनों को भड़काया। यहूदियों के पास बहुत सारे आर्थिक संसाधन, उद्यम सब उनके पास थे, तो इसलिए उसने उनको जगह जगह से हटाने पर बल दिया। उसने उनका बहिष्कार किया और जो सरकारी ऑफिसेस थे, पब्लिक ऑफिसेस थे, उनसे वहाँ उनको हटाने के लिए उनका बहिष्कार किया। साथ ही साथ जो साम्यवादी दल जो है वो प्रमुखता प्राप्त कर रहे थे, उनका भी उसने विरोध किया। जो मार्क्सवादी प्रोपोगंडा था उसको बैन किया गया, उस पर बैन लगाया गया। और जो साम्यवादी ट्रेड यूनियंस थी, उन ट्रेड यूनियंस को तोड़ने का प्रयास किया गया, उनको छत विछत किया गया। और उनके जो फंड्स थे, उनके पास जो रुपया पैसा था, उसको जब्त किया गया, कन्फिस्केट किया गया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हिटलर जो है उसने यहूदियों का भी विरोध किया और मार्क्सवादियों का भी विरोध किया और सैनिकवाद को बढ़ावा दिया। तो इस तरह से
जर्मनी की जनता को उसने अपने पक्ष में किया और जर्मनी की जनता ने नाजीवाद को स्वीकार किया। इसके अलावा आकर्षक प्रचार माध्यम भी जनता को पक्ष करने में सहायक रहे। राज्य के दूसरे तत्वों का दिवालियापन हिटलर के उत्थान में सहायक हुआ। जो दूसरे तत्व थे, जो दूसरे दल थे, वो एक तरह से राजनीतिक रूप से और मानसिक रूप से दिवालिया हो रहे थे और हिटलर ने उसका फ़ायदा उठाया। होहेंजोलन सत्ता संकट काल में असफल रही थी। तो अगर देखा जाए, जैसा कि जॉन गुंथर कहते हैं कि अन्य तानाशाहों में हिटलर सबसे कम संभ्रांत और सभ्य था। उसकी सफलता का रहस्य अन्य किसी विकल्प का अभाव था। मित्रों, जो रिपब्लिक सरकार थी वो इनकम्पिटेंट थी, यानी कि वो अच्छी नहीं थी, अकर्मण्य थी वो सरकार जो है, और लोगों की आशाओं और उम्मीदों पर वो खरी नहीं उतरी। तो इस तरह से जो है उस सरकार के प्रति लोगों में रोष था। और वीमर रिपब्लिक अर्थव्यवस्था को, जर्मनी की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में, उसको आगे बढ़ाने में, प्रगति की ओर ले जाने में असफल रही। वीमर रिपब्लिक फेल्ड टू बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ जर्मनी। ऑन द अदर हैंड, हिटलर वाज राइडिंग द वेव ऑफ पॉपुलरिटी इन द कंट्री। दूसरी तरफ हिटलर जो था वो लोकप्रियता की लहर पर सवार होकर निरंतर आगे बढ़ रहा था। तो इसलिए उसका सत्ता में आना निश्चित ही था। मित्रों, जर्मनों के पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था और उनको जो है हिटलर को और उसकी नाजी पार्टी को सपोर्ट करना ही था, क्योंकि हिटलर ने उनको अपने पक्ष में कर लिया था। वहाँ की जो जनता थी, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि मिलिट्रिज्म को बढ़ावा दे करके और अपने आप को, जो पुराने वीर नायक थे जर्मनी के, उनका उत्तराधिकारी वो कहता था अपने आप को। और जर्मन लोग जो है वो सैनिक मनोवृत्ति के तो थे ही। जर्मन साम्राज्य के आदर्शों और नायकों की उपेक्षा करना उनके लिए संभव नहीं था। और नाजी नेताओं ने इस बात को, उनकी इस मनोवृत्ति को, जो जर्मनी की जनता की जो मनोवृत्ति थे, वो इसको बहुत अच्छी तरह से भुनाया उन्होंने और उनको अपने पक्ष में किया। तो इस तरह से लोगों को नाजी पार्टी के अलावा और कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा था। और इसके अलावा मित्रों, एक कारण और इतिहासकारों ने बताया है, वो ये है कि जर्मनी में लोकतांत्रिक और संसदीय परंपरा का अभाव था, जो कि नाजी पार्टी, नाजीवाद के उदय में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। Lack of democratic and parliamentary tradition was also responsible for the rise and growth of Nazism to a great extent. Nazism was a coordination of socialism and nationalism. संसदीय परंपरा का अभाव नाजीवाद के उदय का एक प्रमुख कारण था। संसदीय परंपरा और लोकतांत्रिक परंपरा। इतिहासकार मियनेक कहते हैं कि 1918 में स्थापित लोकतंत्र जड़ें पकड़ नहीं पाई, अतः उसे जर्मनी की जनता ने त्याग दिया। 1918 में, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो लोकतांत्रिक सरकार वहाँ स्थापित की गई, कहते हैं कि वो जड़ नहीं पकड़ पाई, इसलिए लोगों ने उसको त्याग दिया। एजेपी टेलर भी कहते हैं कि यदि जर्मनी में एक मजबूत
लोकतांत्रिक सरकार होती, प्रजातांत्रिक भावना होती, तो हिटलर कभी भी सत्ता में न आ पाता। हिटलर के उत्कर्ष में उसके सहयोगियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसा हिटलर भी मानता था। तो उसके सहयोगी कौन थे? उसके सहयोगी ऐसे ही लोग थे जिनको लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं था। ये हिटलर भी मानता था, इसीलिए उसने ऐसे लोगों का जमावड़ा अपने साथ लगा रखा था। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, साथ ही साथ एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि जो नाजी पार्टी थी, नाजी पार्टी का कार्यक्रम जो था वो बहुत आकर्षक था। उनका जो आर्थिक कार्यक्रम लोगों के सामने रखते थे वो बहुत आकर्षक था। उसके कार्यक्रम में जो है बेकारी दूर करने के लिए वो वचन देते थे। वो ये कहते थे कि जर्मनी को आर्थिक रूप से बहुत ऊपर ले जाएंगे। 1929 में जो आर्थिक मंदी आई थी, और उस मंदी से वो निकालने की बात करते थे। वो ये कहते थे कि वो प्रत्येक वर्ग को से कुछ न कुछ वादा करते थे, उसको नए नए सपने दिखाते थे। तो इस तरह से जो है वो उनका जो प्रोपेगेंडा था, जो नाजियों का जो प्रोपेगेंडा था, नाजियों ने अपने कार्यक्रमों और अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार पे बहुत ज़्यादा बल दिया। यहाँ तक कि आप देखिए, हिटलर जो है वो अपनी पुस्तक मीन कैंप में लिखता है कि प्रचार जितना बुद्धि को कम प्रभावित करता है और जितना अधिक भावनाओं को प्रभावित करता है, उतनी ही अधिक उसकी सफलता होती है। तो इस बात को मित्रों आप अच्छी तरह से समझिए। हिटलर का ये कहना था कि हमारा प्रचार ऐसा होना चाहिए जो आदमी की बुद्धि को कम प्रभावित करे, लेकिन उसकी भावनाओं को अधिक प्रभावित करे। यानी वो भावनाएं भड़काने में ज़्यादा विश्वास रखता था, क्योंकि भावनाएं जब तक नहीं भड़केंगी, जब तक भावनाएं प्रभावित नहीं होंगी, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। उसका ये कहना था कि जनता की जो ग्रहण शक्ति होती है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि सीमित होती है, और साथ ही साथ जनता बहुत जल्दी हर चीज़ को भुला देती है। उसकी भूल जाने की शक्ति बड़ी प्रबल होती है, ग्रहण करने की शक्ति कम होती है। और हिटलर इन सब चीज़ों को, यानी जो हिटलर था वो उस मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझता था। इसीलिए उसने जो नाजीवादी प्रोपेगेंडा था उसका भरपूर लाभ उठाया। तो मित्रों, इसके साथ ही हाना आरेंट के शब्दों में अगर कहा जाए तो वो कहते हैं कि राष्ट्रीय समाजवादी दल का ऐसा नारा था जिसमें उस युग की दो प्रबल विचारधाराओं का समावेश था। एक प्रकार से उसके समाजवाद का उसमें समन्वय कर लिया था। जर्मनी के पुरातन पंथी समाजवादी दल राष्ट्रवादी नहीं थे, और राष्ट्रवादी बुर्जुआ दल समाजवादी नहीं थे। ध्यान दीजिएगा कि जर्मनी के जो पुरातन पंथी समाजवादी दल थे वो राष्ट्रवाद से परहेज करते थे, राष्ट्रवादी नहीं थे। और जो राष्ट्रवादी बुर्जुआ दल थे वो समाजवादी नहीं थे, समाजवाद से परहेज करते थे। तो जो नाजी पार्टी थी, यही एक ऐसा दल था जो राष्ट्रवादी होने के साथ साथ समाजवादी होने का भी दावा करता था। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसने राष्ट्रवाद और समाजवाद दोनों का समावेश कर दिया था। टू अ ग्रेट एक्सटेंट नाजिज्म वॉज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ सोशलिज्म एंड नेशनलिज्म। अतः भविष्य में यही दल जर्मनी में शासन कर सकता था, क्योंकि इसने अलग अलग विचारधाराओं का आपस में समन्वय कर दिया था। तो मित्रों, जनवरी 1933 को हिटलर जो है वो साझा सरकार का एक कठपुतली चांसलर बनाया गया था। लेकिन हिटलर को तो जर्मनी की सत्ता प्राप्त करनी थी, उसे जो है वो सब कुछ प्राप्त करना था। इसीलिए उसने 5 मई 1933 को
जर्मन रीख को भंग करके फिर से निर्वाचन का कार्यक्रम तय करवाया। नाजी दल का सत्ता में आना इसी निर्वाचन के ऊपर निर्भर था और 27 फरवरी 1933 को रात्र में जर्मन संसद भवन में, जिसे राइक्सटैग कहते थे, उसमें आग लग गई। और कहते हैं कि गैथार्न हार्डी के अनुसार एक डच कम्युनिस्ट ने आग लगाने का काम किया था। हिटलर ने इस घटना को आधार बना करके कम्युनिस्टों का दमन किया, क्योंकि कम्युनिस्टों को उसे एक बहाना मिल गया और इस तरह से जो है उसने धीरे धीरे अपने विरोधियों का दमन करके 1933 ईस्वी में उसने एक बिल पास करा लिया और सारी शक्तियां जो हैं वो उसके पास आ गईं। तो इस तरह से जो है नाजी पार्टी का नाजीवाद का उत्थान हो गया। मित्रों, हिटलर नाजीवाद के उत्थान के लिए बहुत हद तक स्वयं जिम्मेदार था। उसमें जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था और उसमें अभूतपूर्व सम्मोहन की शक्ति थी और उसमें अभूतपूर्व संगठन की क्षमता थी। जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि वो श्रोताओं को अपने भाषणों से मंत्रमुग्ध कर देता था और उन्हें अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर देता था। और नतीजा ये हुआ कि उसकी इसी क्षमता और सामर्थ्य ने और साथ ही साथ अपने विरोधियों को और उनके षड्यंत्रों को समझने की उसकी चतुराई ने, उसके धैर्य ने, और सबसे बड़ी चीज़ ये थी उसके व्यक्तित्व में, वो ये कि वो बहुत ही साहसी था और कोई भी जोखिम उठाने के लिए, कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार रहता था। नतीजा ये हुआ कि 1933 ईस्वी में वो जर्मनी का एक क्षत्र तानाशाह बनने में सफल हुआ और इस तरह से जो है एक नए दल की स्थापना हुई जर्मनी में, जिसे नाजी दल कहा जाता है। इसीलिए इस जर्मनी में नाजीवाद का जो अभ्युदय था उसका परिणाम हिटलर के शासन के रूप में सामने आया। उम्मीद है कि आपको ये व्याख्यान पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें बड़े विस्तार से विभिन्न इतिहासकारों और विभिन्न मतों को सम्मिलित करते हुए नाजीवाद के उदय में जिन तत्वों ने सहायता की उनके बारे में आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको ये व्याख्यान पसंद आया हो तो आप इस पे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ अगर आपकी राय मिलती रहेगी और आप डिमांड कीजिए कि आपको किस विषय पर व्याख्यान चाहिए, तो मैं आगे प्रयास करूंगा कि उस विषय पर व्याख्यान तैयार करके आपके समक्ष उपस्थित हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।